हेलो एवरीवन। बैंकिंग में हमारा रूरल क्रेडिट कॉरपोरेटिव इंस्टीट्यूट चैप्टर चल रहा है, सहकारी साख संस्थाएं, जिसके अंदर आज हम अपने 3 टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे। पहला टॉपिक आपका राज्य सहकारी बैंक, दूसरा राज्य सहकारी केंद्रीय सहकारी बैंक में अंतर, और तीसरा इनका महत्व। ये राज्य सहकारी बैंक क्या है? ये बैंक हर राज्य में केवल एक होता है। इसे बैंक का शीर्ष बैंक भी कहा जाता है क्योंकि पूरे राज्य के बैंकों का कंट्रोल देख रेख यही करता है। ये प्रदेश में केंद्रीय सहकारी बैंकों का एक संगठन होता है और राज्य के जितने भी आंदोलन होते हैं बैंकों से रिलेटेड, उन सब में ये सबसे हेड होता है और उन्हीं की देखभाल करता है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? शीर्ष बैंक भी बोला जाता है। ध्यान रखेंगे, हर राज्य में केवल एक ही होता है। अब ये जो आपके राज्य सहकारी बैंक है, ये भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला आपका प्रादेशिक बैंक, दूसरा आपका मिश्रित प्रादेशिक बैंक, जिसे नंबर 1 पर आपका क्या है? सहकारी प्रादेशिक बैंक, और दूसरा मिश्रित प्रादेशिक बैंक। अब ये सहकारी प्रादेशिक बैंक क्या है? ये वो बैंक है जिसके सदस्य केंद्रीय सहकारी बैंक और साख समिति ही हो सकती है। यानी कि इससे पहले हमने 2 टॉपिक पढ़े थे, एक तो प्राथमिक साख समिति जिसमें हमने कृषि और गैर कृषि पढ़ा था, और दूसरा हमारा जिला सहकारी बैंक पढ़ा था। तो जो आपका सहकारी प्रादेशिक बैंक है, उन दोनों बैंकों के ही सदस्य इस बैंक में होते हैं। और जबकि मिश्रित प्रादेशिक बैंक में क्या है, कोई व्यक्ति भी हो सकता है, केंद्र सहकारी बैंक भी हो सकता है, प्राथमिक सहकारी समितियाँ भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है। मिश्रित में कोई ऐसी लिमिटेशंस नहीं है, लेकिन सहकारी प्रादेशिक बैंक में वो ही व्यक्ति सदस्य हो सकते हैं जो आपके प्राथमिक सहकारी बैंक या जिला सहकारी बैंक में हों। अच्छा, इस प्रकार के बैंक कहाँ पर होते हैं सामान्यतः? जैसे असम, तमिलनाडु, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, इन राज्यों में पाए जाते हैं और पूरे ज़िले का एक ही बैंक होता है। ये राज्य सरकार की गारंटी पर आरबीआई और एसबीआई से ऋण प्राप्त करते हैं। केवल लोन रिसीव करने के 2 ही तरीके हैं, या तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लेंगे या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लेंगे। लेकिन जुलाई 1982 से नाबार्ड भी इनको लोन देने का काम कर रहा है। ध्यान रखेंगे, ये एमसीक्यू में आ सकता है कि नाबार्ड ने राज्य सहकारी बैंक को लोन कब से देना शुरू किया? 1982 से। अच्छा, नाबार्ड से इनकी जो कैपिटल होती है, यानी कि वर्किंग कैपिटल क्या होती है? वो पूंजी जिससे ये अपने सामान्य खर्चे को चला सकते हैं। वर्किंग कैपिटल का लगभग आधे से अधिक पैसा नाबार्ड ही इनको प्रोवाइड कराती है। तो आपको राज्य सहकारी बैंक का इंट्रो पता चल गया। अब हम इसके आगे के टॉपिक्स को क्लियर करना शुरू करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक इसमें आता है पूंजी। ये बैंक अपने अंशों, ऋण पत्रों, डिपॉजिट्स और जितने भी इनके रिजर्व फंड होते हैं उनके द्वारा अपनी कैपिटल को रिसीव करते हैं। हर बैंक का काम यही होता है, तो ये भी उसी तरह से अपनी पूंजी को एक्सेप्ट करते हैं। नेक्स्ट इसमें मैनेजमेंट, प्रबंध। इनका प्रबंध संचालक मंडल के द्वारा किया जाता है और इनके प्रबंध में केंद्रीय सरकारी बैंक और प्राथमिक सहकारी समितियों के प्रतिनिधि इसके प्रबंधक होते हैं। अब संचालक मंडल का गठन जो है वो साधारण सभा में किया जाता है। कुछ संचालक रजिस्ट्रार के द्वारा भी एक्सेप्ट किए जा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखेंगे कि अगर डेली बेसिस पर कोई काम कर रहा है तो उनको सैलरी प्रोवाइड कराई जाएगी। अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है इनके कार्य, कि ये जो बैंक होते हैं, ये मेन काम इनका होता क्या है? सबसे पहला काम होता है इनका सहकारी बैंक के कार्य पर संचालन। जिला सहकारी बैंक जो प्राथमिक सहकारी बैंक पर हैंडल या कंट्रोल करता था, और ये किस पर करते हैं? ये जिला सहकारी बैंक पर कंट्रोल करते हैं। दूसरा इनका काम है कि ये जिला सहकारी बैंक और प्रदेश के जितने भी विभिन्न बैंक हैं उनके बीच में संतुलन का काम करते हैं, इसलिए इनको कंट्रोलिंग सेंटर भी बोला जाता है। थर्ड है, ये सहकारी आंदोलन को राष्ट्रीय द्रव्य बाजार और राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित रखता है। इसका मतलब जितना भी मनी से रिलेटेड एक्ट होगा, अधिनियम होगा, वो इन बैंकों के कंट्रोल में होता है। ये कॉमर्शियल बैंकों का काम भी करते हैं, जैसे जमा को लेना, स्वीकार करना, अधिविकर्ष की सुविधा देना, चेक का भुगतान, विनिमय विपत्र आदि सबकी ये काम करते हैं। जो आपके सेंट्रल बैंक हैं उनका मार्गदर्शन करते हैं, आपके केंद्रीय बैंक हैं उनका मार्गदर्शन करते हैं और उनको लोन भी देते हैं। ये शिक्षा का प्रसार भी करते हैं, कॉरपोरेटिव एजुकेशन यानी कि समाज सेवा का काम भी करते हैं ये। और इसके बाद इसका जो आपका पॉइंट है कि इसके जो बैंकों के सदस्य होते हैं ये सभी संस्थाओं से जमा प्राप्त करते हैं। कोई पर्टिकुलर व्यक्ति नहीं है कि किसी भी व्यक्ति से ले लेंगे, किसी बैंक से ले लेंगे, किसी फर्म, संस्था, कोई भी व्यक्ति सबसे जमा स्वीकार करते हैं। ये सबको लोन प्रोवाइड कराते हैं। ये अपने फंड में सहकारी बैंक, प्राथमिक कृषि सहकारी और बताया ना कि सभी संस्थाओं को लोन, यानी कि एक्सेप्ट भी सभी से करते हैं और लोन भी सभी को
प्रोवाइड कराते हैं। लेकिन इसमें ध्यान रखेंगे, जिला सहकारी बैंक पर तो इनका केंद्र कंट्रोल रहता है, लेकिन जो आपकी प्राथमिक सहकारी समिति, जिसमें मैंने आपको कृषि और गैर कृषि बताया था, ये उनसे डायरेक्ट कंट्रोल नहीं करते। उनकी हैंडलिंग ये जिला सहकारी बैंकों के माध्यम से देखते हैं। अच्छा, सबसे बड़ा बैंक हमारा रिजर्व बैंक हुआ, नाबार्ड बैंक हुआ जो सभी कृषि को लोन प्रोवाइड कराता है, और केंद्रीय सहकारी बैंक। इन तीनों के बीच में ये मध्य कड़ी यानी कि चैन का काम करता है, इन तीनों के बीच में रिलेशन को स्थापित करता है। तो ये इनके क्या है, कार्य। अब आती है इनकी ऋण नीति कि ये ऋण देते कैसे हैं। तो जितने भी नॉर्मली बैंक हैं ये सभी बैंकों को ऋण प्रदान कर देते हैं, केंद्रीय सहकारी बैंकों को नॉर्मली ऋण देते हैं। अच्छा, ये आपकी सिक्योरिटी हुई, कृषि हुई, और विनिमय विपत्र यानी कि जमानत रखेंगे उसके बाद ही लोन देंगे। ये भी मध्यकालीन और अल्पकालीन ऋण देते हैं, और इनके लोन देने की जो टाइमिंग पीरियड होती है 1 वर्ष के लिए होती है, लेकिन परिस्थितियों के अनुसार ये 5 वर्ष तक भी लोन दे सकते हैं। तो इनके जो लोन देने का अवधि हुआ वो आपका कौन सा हुआ, अल्पकालीन और दीर्घकालीन ऋण हुआ। तो ये 5 पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अब हम इसके नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, इन बैंकों की प्रगति यानी कि इनका वर्किंग शेड्यूल कितना था। तो 1950-51 में ये जो बैंक थे 16 थे। अब करंट ईयर में जो मतलब करंट ईयर में इरा में बढ़ के 31 हो गए हैं। इनकी जो जमा धनराशि वो 40 करोड़ से ऊपर है, और जो लोन है इन्होंने कम से कम 40 करोड़ का ही लोन दे रखा है। तो जो बैंकों की बकाया राशि है वो कितनी है, 35 करोड़ के लगभग है। तो 31 में से 23 बैंक जो है प्रॉफिट पर चल रहे हैं, और 8 बैंक इनकी हानि में चल रहे हैं। तो ध्यान रखेंगे ये स्टार्ट कब से हुए थे, 1950-51 से हुए थे। उस समय संख्या कितनी थी, 16 थी, और वर्तमान में कितने बैंक चल रहे हैं, 23 बैंक चल रहे हैं। अच्छा, इनके क्या दोष हैं, देखिए ये जो अल्पकालीन जमा पर ऋण देते हैं, लेकिन उनका आधार दीर्घकालीन ऋण देना होता है। क्या करते रहते हैं, ये 1 साल को ऋण देते हैं, और अगर वो पैसा नहीं देता तो उसी ऋण को उन्हीं कंपनी को वापस करते रहते हैं, और वो लॉन्ग टर्म के लिए हो जाता है। तो ये नुकसान है, इससे पैसे मरने की संभावना रहती है। ऋण देने में बहुत देरी करते हैं, व्यक्तियों को ऋण देते हैं, संस्थाओं को ऋण नहीं देते। व्यक्तियों से ऋण प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है। वित्तीय संस्था अपर्याप्त हैं, वित्त साधन यानी कि इनके पास पैसे इकट्ठा करने के जो साधन है वो बहुत कम है। बैंकिंग कार्यों पर अधिक ध्यान देते हैं, जबकि इनका मेन काम क्या है, लोन को देना और लोन को रिसीव करना और जिला सहकारी बैंक का कंट्रोल करना। दैनिक कार्यों में राजनीतिक हस्तक्षेप का होना, यानी कि सरकार भी इनके प्रति कार्य को देखती रहती है। केंद्रीय सहकारी बैंक और प्राथमिक सहकारी बैंक को जितने भी ये ऋण देते हैं उनसे पैसे वसूल ही नहीं कर पाते। तो राज्य सहकारी बैंक के ये दोष हैं। इन दोषों को आप तैयार कर लेंगे, कम से कम 5 दोष तो आपको पता होने चाहिए। अच्छा, अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इन बैंकों को सुधार करने के लिए आप क्या सुझाव दे सकते हैं। तो सबसे पहले जो ऋण की वसूली है उस पर अधिक ध्यान इनको देना चाहिए। ये सबसे बड़ी कमी है कि ये अल्पकालीन को दीर्घकालीन ऋण में कन्वर्ट कर देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर अल्पकालीन ऋण है तो वो अल्पकाल का ही होना चाहिए। तो ऋण की वसूली पर इनको ध्यान देना चाहिए। व्यक्तियों को ऋण ना देकर इनको संस्था या समितियों को ऋण देना चाहिए। राज्य सरकार द्वारा अंश पूंजी जो मिलती है उसी का ही इनको प्रयोग करना चाहिए। ये लोन लेकर अपने फर्म को ना चलाएं। इनको अपने वित्तीय साधनों में वृद्धि करनी चाहिए। राजनीति से मुक्त रखना चाहिए, यानी कि ये पॉलिटिक्स में ना जाएं, और जो भी इनकी सुनियोजित ऋण नीति है वो अपनानी चाहिए। ये प्री प्लान नहीं करते लोन के लिए, तो इनको लोन को देने के लिए, लोन को रिसीव करने के लिए पहले से ही प्लान करना चाहिए। तो राज्य सहकारी बैंक का जो टॉपिक है वो यही कंप्लीट होता है। अब हम राज्य सहकारी बैंक और केंद्रीय सहकारी बैंक में अंतर पढ़ेंगे, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उसको। अब इसमें अंतर, सबसे पहला है गठन का आधार। देखिए, राज्य सहकारी बैंकों का गठन राज्य स्तर पर किया जाता है, और केंद्रीय सहकारी बैंकों का जो गठन किया जाता है वो जिला स्तर पर किया जाता है। सेकंड पॉइंट है स्थापना। ये उन क्षेत्रों में अपनी शाखा स्थापित करते हैं जहाँ केंद्रीय सहकारी बैंक नहीं है, और केंद्रीय सहकारी बैंक जिले में केवल एक ही होता है, पूरे जिले का एक, इसलिए इसको जिला सहकारी बैंक भी कहा जाता है। थर्ड है इसका उद्देश्य। इनकी स्थापना का क्या उद्देश्य है कि केंद्रीय सहकारी बैंकों का संगठन करना, उन पर कंट्रोल करना, मुद्रा बाजार और साख समिति में समन्वय स्थापित करना। जबकि केंद्रीय सहकारी बैंक की स्थापना का उद्देश्य क्या है, जो आपकी प्राथमिक सहकारी साख समितियां हैं उन पर कंट्रोल करना, उनके लिए साधनों को जुटाना। पूंजी के स्रोत, ये पूंजी किस किस से प्राप्त करते हैं, या तो अंशों का विक्रय करेंगे, या डिपॉजिट्स होंगे इनके पास, व्यापारिक बैंकों से ऋण लेंगे, स्टेट बैंकों से ऋण लेंगे, या सरकार से ऋण लेंगे। जबकि केंद्रीय सहकारी बैंक किससे प्राप्त करते हैं, ये अंशों से विक्रय करेंगे, डिपॉजिट्स हैं, और जनता से लोन प्राप्त करेंगे। राज्य सहकारी बैंक के कार्य क्या हैं, देखिए इनका मेन काम है
सहकारी साख समिति की स्थापना करना और उनका विकास करना। जबकि केंद्रीय सहकारी बैंक जो है सहकारी शिक्षा का प्रबंध करती हैं और इन सहकारी समितियों का प्रचार करती हैं। राज्य सहकारी बैंक को शीर्ष बैंक के नाम से जाना जाता है और केंद्रीय सहकारी बैंक आपका जिला सहकारी बैंक के नाम से जाना जाता है। तो ये आपके 6 अंतर हैं। इन अंतर को आप तैयार कर लेंगे, ये 5 मार्क्स में शॉर्ट में आ सकता है। तो यहाँ तक का टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर आपके फॉर्म्स ऑफ कॉर्पोरेटिव इंस्टीट्यूट कंप्लीट हो गए हैं, जिसको मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। पहला था आपका प्राथमिक सहकारी बैंक, जिसके 2 पार्ट्स थे, कृषि और गैर कृषि। दूसरा था आपका जिला सहकारी बैंक, जिसमें शुद्ध था और एक आपका सामान्य था। तीसरा आपका राज्य सहकारी बैंक था, ये आपका मिश्रित और नॉर्मल बैंक था। तो 3 तरह के जो आपके कॉर्पोरेटिव इंस्टीट्यूट हैं उनकी आपका इंट्रो, उनके काम, ये सब कंप्लीट हुए हैं। तो इन तीनों को आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा इसमें आता है, भारत में सहकारी साख समिति के क्या महत्व हैं। तो ये ज़्यादा टफ नहीं है, इनके हम केवल पॉइंट्स को एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। सहकारी साख समिति सस्ते दर पर ऋण की व्यवस्था करा देती है। जैसे किसान हुए, कारीगर हुए, छोटे मजदूर हुए, समाज के जो लघु व्यवसाय के लिए उनको लोन सस्ते मिल जाते हैं। दूसरा, महाजन और साहूकार के प्रभाव में कमी। महाजन और साहूकार अपने मनमाने ढंग से काम करते थे, ब्याज की वसूली अपने ढंग से करते थे, तो उनके दुष्कर्मों से हमें एक तरह से छुटकारा मिल गया है इनकी वजह से। कुटीर उद्योगों का विकास, मैंने अभी आपको बताया कुटीर उद्योगों को सहायता देते हैं और लगभग आज तक के समय में इन्होंने 1000 करोड़ तक की राशि कुटीर उद्योग को लोन के तौर पर दी है। ये जनता में, संस्था में बचत की आदत का विकास भी करते हैं। राजनीतिक जागरूकता भी इनका मेन काम है, क्योंकि राजनीतिक जागरूकता के लिए ये लोकतंत्र के सिद्धांत पर काम करते हैं कि सभी को अधिकार है मत देने का, चाहे वो सदस्य हो संस्था का या नहीं हो। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें सामाजिक गुणों का विकास। ये सामाजिक गुणों का विकास भी करते हैं। कैसे कि जितने भी समितियों में काम करने वाले व्यक्ति हैं उनके आपस में मैत्री का भाव हो। किसानों के शोषण का अंत, किसानों से कोई भी अन्य शुल्क, अन्य ब्याज दर नहीं लेती, उनको कम ब्याज दर पर लोन प्रोवाइड कराती है, उनकी सहायता करती है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें किसानों की ऋणग्रस्तता में कमी। जो भी साख सुविधाएं किसानों को दी जाती हैं उन सब में ये उनकी पूरी सहायता करती है। हिसाब किताब में गड़बड़ी ना होना। देखिए, ये संस्था भी लेखा पुस्तकों को बनाती हैं, तो अंकेक्षण की जाती है, तो और इनका जो ऑडिटिंग है वो स्टेप बाय स्टेप जाकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जाता ही जाता है। तो ये हिसाब किताब में गड़बड़ी इनकी नहीं होती। और लास्ट पॉइंट है इसमें आर्थिक विकास में योगदान। ये महाजन साहूकार को ख़त्म करने के बाद सभी को एक दूसरे से जोड़कर आर्थिक विकास में योगदान कर रही है। ये बड़े व्यवसाय, छोटे व्यवसाय सभी प्रकार से लोन लेती है, सभी को लोन देती है। तो ये जो आपकी साख समितियाँ हैं ये इनके लाभ हैं, महत्व हैं। तो आज ये आपके 3 टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं। अगर इन टॉपिक में आपको कोई भी दिक्कत है तो प्लीज़ वो मुझे इन्फॉर्म कर दें, और इस टॉपिक को आपने अंडरलाइन कर लिया होगा और कॉपी में नोट ज़रूर कर लें। थैंक यू।